Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 28th of September 2025. तो गाइज आज है तारीख 28 सितंबर 2025 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है ग्रीस को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। दोस्तों आज मैं ना वीकली रिवीजन नहीं लेकर आया हूं, क्योंकि आज हमारे न्यूज़पेपर में कुछ काम की चीज़ें थी। अब ये काम की चीज़ें थोड़ा ज़्यादा समय ले लेंगी, तो कल हो सकता था फिर ये लेक्चर ज़्यादा लंबा होने की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाती हैं। अपना जो वीकली रिवीजन है ना, वो तो हम रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे पिछले वीक का है और इस वीक का है, दोनों को कंबाइन करके मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, रिवीजन मैं आपका करवा दूंगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं छोड़नी है रिवीजन के चक्कर में, इसको भी हमें इंश्योर करना ज़रूरी है। तो ठीक है, तो इसलिए मैंने दोस्तों आज का न्यूज़पेपर में जो काम काम की इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए प्रोवाइड करवाई है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है। कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी प्रेजेंट है जिसको लेकर यूपीएससी बहुत इंटरेस्ट दिखाता है, बहुत क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, अब उसको हम छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। अगर छोड़ देंगे यहीं से कुछ क्वेश्चन बन जाएगा आगे, तो हमारे लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि संडे का न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, हम नहीं करते। हमने लास्ट टाइम स्किप कर दिया था, कुछ चीज़ें छूटी भी रह गई हैं, आज तक वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। उसको मैं वीडियोस में मर्ज करके कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके बीच में 2 आर्टिकल्स कवर हो गए हैं, 2 आर्टिकल्स अभी भी रह गए हैं। ठीक है, तो रिवीजन की टेंशन ना लेना, वो मैं आपका करवा दूंगा। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का अखबार आपने देख लिया है, अच्छी बात है। नहीं देखा है तो आइए अखबार क्या पढ़ना होता है अखबार के अंदर, वो सब बातें आपको पता चलेंगी। ये हमारा दोस्तों आज का पहला टॉपिक है। ये टॉपिक आपको पेज नंबर 4 या 5 पर मिल जाएगा। ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। तो आप समझ गए, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि बेसिकली असम के अंदर में प्रेजेंट है। कहोगे असम से भी ज़्यादा हमें ये बात याद होती है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में आज भारत के सबसे ज़्यादा 1 हॉर्न राइनोसोरस हैं, यानी एक सींग वाला गैंडा सबसे ज़्यादा यहीं पर पाया जाता है। 1 हॉर्न राइनोसोरस के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बंगाल टाइगर की भी अच्छी खासी प्रेजेंस नज़र आती है। इसलिए यहाँ पर इसको हमने एक टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। बताया जाता है दुनिया का सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे की प्रजाति पाई जाती है, यानी 1 हॉर्न राइनोसोरस देखने को मिलता है। तो कहोगे सर ये तो हमें पता था, 1 हॉर्न राइनोसोरस सबसे ज़्यादा यहाँ मिलता है, इतनी बात तो हमें क्लियर है। लेकिन ये जो अभी आर्टिकल जो प्रेजेंट हुआ है, इसके पीछे की एक नई प्रकार की स्टडी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को कंडक्ट किया है एंटोमोलॉजिस्ट्स ने, स्पेशली वो लोग होते हैं जो कीड़े मकोड़ों यानी इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। तो उन्होंने एक रिपोर्ट हमारे सामने प्रेजेंट की है, और वो ये कहते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ना, ये केवल एक सींग वाले गैंडे के लिए ही फेमस नहीं है। इस वाले काजीरंगा नेशनल पार्क में ढेर सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की प्रजातियां, छोटी छोटी मकड़ियों की स्पीशीज भी पाई जाती हैं। एक रिच वैरायटी है, एक बहुत बड़ी वैरायटी जो दुनिया में बहुत कम जगह पे पाई जाती है, वो वैरायटी हमको काजीरंगा में देखने को मिलती है। लेकिन हम काजीरंगा को जानते कैसे हैं? केवल 1 हॉर्न राइनोसोरस या फिर हम लोग बंगाल टाइगर की वजह से जानते हैं। तो ये स्टडी कहती है भाई, अगर हम बटरफ्लाइज की बात कर लें, तितलियों की बात कर लें, या तितलियों से संबंधित दूसरी और प्रजातियों की बात कर लें, 85 से ज़्यादा प्रजाति काजीरंगा में पाई जाती हैं। अलग अलग चींटियों की प्रजातियां हैं, मधुमक्खियों की प्रजातियां हैं, वॉस्प की प्रजातियां हैं, बीटल्स की प्रजातियां हैं। ये इतनी सारी स्पीशीज़ यहाँ से डिटेक्ट की गई हैं। इतनी स्पीशीज़ मुश्किल से बहुत कम ही जगह पे डिटेक्ट की जाती हैं। तो काजीरंगा को केवल 1 हॉर्न राइनोसोरस तक सीमित मत रखो। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगी काजीरंगा नेशनल पार्क क्या केवल 1 हॉर्न राइनोसोरस की वजह से फेमस है? तो याद रखिएगा, अब ये स्टेटमेंट गलत है। इस स्टडी के माध्यम से पता चलता है यहाँ पर रिच वैरायटी ऑफ छोटे छोटे इंसेक्ट्स मिलते हैं, यानी इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स की भी ढेर सारी प्रजातियाँ प्रेजेंट हैं। आई होप आपको ये क्लैरिटी हो गई। इसको हम लोग माइक्रोफोना कहते हैं, यानी छोटी छोटी यहाँ पर कीड़े मकोड़ों की और प्रजातियों की बात हो रही है। अब आइए एक दो बात थोड़ा काजीरंगा के बारे में जान लेते हैं, जो आपके न्यूज़पेपर के आर्टिकल में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने अलग से इसको कोट कर दिया है।
काजीरंगा का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये असम में है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग ऑलरेडी मिल चुका है। दुनिया की सेफेस्ट प्लेस है वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक टाइगर रिजर्व भी है क्योंकि यहाँ पर बंगाल टाइगर की स्पीशी पाई जाती है। वैसे ओवरऑल काजीरंगा की बात करेंगे तो काजीरंगा में 5 सबसे बड़े अलग अलग एनिमल्स की प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला वन हॉर्न राइनोसोरस हो गया, दूसरा बंगाल टाइगर हो गया। उसके अलावा तीसरा एशियन एलिफेंट भी है, यहाँ पे वाइल्ड वाटर बफलो भी है और ईस्टर्न स्वाम्प डियर भी है। तो ये 5 प्रजातियां हैं जिसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा जाना जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो आर्टिकल का एक पार्ट क्लियर हुआ। सेकंड पार्ट यहाँ पर कहता है कि ये जो स्टडी कंडक्ट की गई है ये कॉर्बेट फाउंडेशन और काजीरंगा फ्रंटलाइन स्टाफ के माध्यम से किया गया है, जिसमें पाया गया कि 283 के आसपास प्रजातियां प्रेजेंट है, जिसमें से 254 यहाँ पे कीड़ों की प्रजातियां हैं और 29 मकड़ियों की प्रजातियां हैं। ये पहला इस प्रकार का सर्वे किया गया है जो माइक्रोफोना सर्वे है, यानी छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का ये सर्वे किया गया है। इसको असम ऑफिशियल की साइट से रिलीज़ किया गया। इसमें पता चलता है कि बहुत सारी बटरफ्लाई, आंट, बी, वॉस्प, बीटल्स, इन सब की ढेर सारी प्रजातियां हमारे सामने प्रेजेंट है। ये आज के समय पर केवल बड़े जानवरों के लिए ही बायोडाइवर्सिटी नहीं है, एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के लिए, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया। और फिर इसके बाद एक बात और बोली गई है कि लगभग 40% जो अलग अलग कीड़े मकोड़ों की प्रजातियां होती हैं दुनिया भर में, ये कम होती चली जा रही हैं। रीज़न क्या है? उनका जो ये एरिया है, जंगल है, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से। तो इसका असर एनवायरमेंट पर भी पड़ता है। लेकिन हम काजीरंगा में फोकस कर रहे हैं कि इनको एक सेफेस्ट प्लेस मिल सके, यानी इनको सुरक्षित रखा जा सके और इनकी प्रजाति धीरे धीरे करके बढ़ती रहे। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये न्यूज़पेपर से जो ये वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया है उसके बेसिक डेटा, बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए। कहोगे सर कैसे याद रखें? ये छोटा सा आपको रिवीजन पॉइंटर का पैराग्राफ भी दिया गया है, जो ऊपर हमने 2 पेज की इन्फॉर्मेशन कवर की है, ये छोटे से पेज में आपको मिल जाएगी। इसमें भी सब कुछ याद नहीं रखना है, बेसिक बेसिक बातें याद रखनी है। जैसे काजीरंगा जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला, 5 कौन सी बड़ी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, नया सर्वे का क्या कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं, ये बेसिक बातें ध्यान रखनी है। तो ये आपका रिवीजन पॉइंटर हो गया। तो हर एक आर्टिकल में ऐसे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर दिए जाते हैं जो आपको भविष्य में चीज़ों को रिवाइज करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने काजीरंगा की बात की है और एक सींग वाले गैंडे की बात की है, तो अभी ना कुछ दिनों पहले वन हॉर्न राइनोसोरस ऑलरेडी न्यूज़ में था, कुछ इसके जेनेटिकल स्टडी की वजह से। तो आप आइए फटाफट वन हॉर्न राइनोसोरस के बारे में रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वन हॉर्न राइनोसोरस की बात आती है तो एक सींग वाले गैंडे की हम बात कर रहे हैं, जिसका यहाँ पर ऊपर की साइड में एक सींग होता है। ठीक है। एग्जैक्टली आप देखोगे वैसे ना राइनोसोरस की बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं। यह है ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस, जिसको कई बार हम इंडियन राइनो भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है राइनोसोरस यूनिकॉर्निस। ठीक है। ऐसी वाइट राइनो होता है, ब्लैक राइनो होता है, जैवन राइनो होता है, सुमत्रन राइनो होता है। ये दोनों इंडोनेशिया में पाए जाने वाले हैं और इनकी जो पॉपुलेशन है, जैसे आप देखोगे सुमत्रन राइनो की जो प्रजाति है धीरे धीरे कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसको IUCN के क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि ये प्रजाति बहुत खतरे में है। फिर ऐसे ही दोस्तों जैवन राइनो जो है ये स्टेबल पॉपुलेशन है, थोड़ी बहुत मात्रा में देखने को मिल जाता है, लेकिन खतरे में ये भी है। उसी प्रकार से ब्लैक राइनो ये भी खतरे में है। ग्रेटर हॉर्न राइनो इसकी प्रजाति है अच्छी खासी मात्रा में, तो वल्नरेबल कैटेगरी में है। और वाइट राइनो की प्रजाति और भी अच्छी खासी मात्रा में प्रेजेंट है, तो ये खतरे के पास में है, खतरे में नहीं है। एग्जैक्टली समझ गए? तो ये कुछ इसका IUCN स्टेटस है और बाकी ये राइनो की अलग अलग 5 स्पीशीज़ के बारे में हमने बेसिक डेटा को डिस्कस किया। तो हम लोग बात कर रहे हैं वन हॉर्न राइनो वाले सॉरस की, जिसको हम कई बार इंडियन राइनो भी कहते हैं, जिसको ग्रेटर वन हॉर्न राइनो भी कहा जाता है, इंडियन राइनो भी कहा जाता है। तो ब्लैक राइनो जो है दोस्तों ये अफ्रीका में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, IUCN इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वाइट राइनो भी अफ्रीका में पाया जाता है, ये खतरे के पास है क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, 16-17 हज़ार के आसपास ये प्रेजेंट है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो की बात आती है तो ये साउथ एशिया में पाया जाता है। आप लोगों से एग्जाम में प्रश्न बन जाए, क्या ग्रेटर वन हॉर्न राइनो केवल भारत में ही पाया जाता है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि नेपाल में भी दोस्तों इसकी कुछ पॉपुलेशन देखने को मिलती है। हालांकि IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में है, ये भी खतरे में है। जैवन राइनो साउथ ईस्ट एशिया में यानी इंडोनेशिया में पाया जाता है, सुमत्रन भी इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। हमें जो याद रखना है वो वन हॉर्न राइनोज के बारे में ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इंडियन राइनो इकलौता एशियन राइनो बचा है जो अभी खतरे में यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है, लेकिन उसके पास में ज़रूर है, क्योंकि आज लगभग 3 से 4 हज़ार के आसपास ये एक सींग वाले गैंडे की पॉपुलेशन हमारे देश में देखने को मिल जाती है। कुछ नेपाल में है, कुछ भारत में है। ठीक है। तो ये जो वन हॉर्न राइनोसोरस होता है, इनका प्रोटेक्शन स्टेटस याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन बना तो वो यहीं से बनेगा।
पहला इसका IUCN तो अब तो रट जाएगा कि वल्नरेबल कैटेगरी में है। साइट्स में इसको अपेंडिक्स 1 में कवर कर रखा है, यानी इसको कोई भी इसका व्यापार नहीं कर सकता, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकता। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में इसको स्केड्यूल 1 में कवर किया गया है। स्केड्यूल 1 में कवर करने का मतलब यह है इसको हाई प्रोटेक्शन दी गई है, कोई इसका शिकार नहीं कर सकता, शिकार करेगा तो उसको बहुत सारी पेनल्टीज या सज़ा काटनी पड़ सकती है। ठीक है, हालांकि राइनोस को बचाने के लिए सरकार ने ढेर सारे प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे असम में प्रोजेक्ट राइनो है, इंडियन राइनो विजन करके एक प्रोग्राम है IRV जिसको बोलते हैं, 2005 में लॉन्च किया गया था। इन सब प्रोग्राम्स का अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि राइनोस की पॉपुलेशन को धीरे धीरे करके इंक्रीज करना और भारत में राइनोस को सुरक्षित रखना। ठीक है, और वन हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ से ना कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, पैटर्न आपको पता होना चाहिए। लाइक ये क्वेश्चन UPSC 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो एशियाटिक लायन है ये नेचुरली भारत में ही पाया जाता है ओनली। दूसरा कहता है डबल हम्प्ड कैमल जो है ये नेचुरली भारत में ही पाया जाता है ओनली। फिर ऐसे ही तीसरा कहता है वन हॉर्न राइनोसेरस नेचुरली भारत में पाया जाता है ओनली। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, वन हॉर्न राइनोसोरस वाला स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों? क्योंकि आपने अभी डिस्कस किया कि एक सिंग वाला गैंडा केवल भारत में ही नहीं पाया जाता, भारत के साथ साथ नेपाल में भी इसकी प्रजाति पाई जाती है। तो ये गलत है भाई, केवल इंडिया में कह रहा है। डबल हम्प्ड कैमल की बात करेंगे, ये भी केवल इंडिया तक सीमित है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो डबल हम्प्ड कैमल है इसकी स्पीशी मंगोलिया वगैरह में भी हमको देखने को मिल जाती है। तो बचा कौन सा? पहला वाला। हाँ, एशियाटिक लायन की बात करेंगे तो एशियाटिक लायन केवल भारत में देखने को मिलता है, गुजरात के अंदर गिर रीजन में, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो एशियाटिक लायन वाला स्टेटमेंट पहला सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि किस पैटर्न में या किस तरीके से UPSC क्वेश्चंस को पूछता है। क्लियर? चलिए भाई, अगले न्यूज़ आर्टिकल पर जंप करते हैं। अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDFs मिलते हैं। कौन से PDF? ये वाले PDF, क्योंकि आप विचार कर रहे होंगे सर ये सुंदर सा PDF है, एकदम बुक की तरह लग रहा है, डेली मैगजीन की तरह, ये हमको कहाँ पे मिलेगा? जिसमें न्यूज़पेपर का आर्टिकल, इस आर्टिकल के जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो मिल जाते हैं, फिर बैकग्राउंड डेटा या प्रीवियस न्यूज़ जो इससे रिलेटेड चर्चाओं में है पिछले 2 महीनों में वो भी लिंक कर दी जाती है। लास्ट में आपका कोई UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है तो वो भी लगा दिया जाता है, जिससे आपकी प्रिपरेशन को पता चल सके कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। उसी प्रकार से ये देखिए अगला आर्टिकल है, इस आर्टिकल की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो भारत जापान के संबंध को यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे हर एक बेसिक बातों को प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो PDFs हैं, ये PDFs हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये आपको ऐसे कहीं पर भी नहीं मिलने वाले, ये केवल और केवल हमारे इसी पेड ग्रुप में मिलेंगे। इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है अभी के लिए, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है? आपको व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा होगा, इस व्हाट्सएप पर जाके मैसेज कर देना कि 8534873368 ये नंबर है। इसमें मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, क्या मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करना है। इस प्रकार का कोई मैसेज कर दोगे आप, वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा एंड डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अपने आप को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भाई आपकी लंबी जर्नी है, करंट अफेयर्स का एक सोर्स आपको चाहिए होगा कि सर मजबूत सोर्स मिल जाए जिसमें हमको सेटिस्फैक्शन मिले। तो एक आप लंबे समय के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक ग्रुप ज्वाइन करके रख सकते हैं आराम से। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये PDFs आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। चलिए भाई अगले आर्टिकल पर आते हैं। फिर आपको न्यूज़पेपर में आज के ही अखबार में सेम पेज पर, जहाँ पे हमने अभी काजीरंगा वाला आर्टिकल डिस्कस किया है ना, उसी सेम पेज पर आपको ये वाला आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। तो पहली बुलेट ट्रेन भारत में आ रही है। ठीक है, आप कहोगे ये तो हमें पता है भाई खबर, मुंबई से अहमदाबाद तक यानी मुंबई और गुजरात को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन का सेक्शन पूरा तैयार हो रहा है ये 2027 तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। लेकिन अभी ना इसमें छोटे छोटे इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो पहला सेक्शन है ये तैयार होगा, बाकी जो पूरी रेल कॉरिडोर है मुंबई से अहमदाबाद तक की ये लगभग 2029 तक तैयार होगी, ऐसा बताया जा रहा है। फिर और भी बहुत सारी बुलेट ट्रेन भारत में लेकर आई जाएंगी। जो रास्ता 7 घंटे का हुआ करता था वो 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। आप इमेजिन कीजिए लोगों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है।
तो भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना, तेजी से इस पे प्रोग्रेस चल रहा है। और जो स्टार्टिंग का 50 किलोमीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये जो हम लोग तैयार करने वाले हैं, ये 508 किलोमीटर की जो रेल पटरियां हैं वो बिछाने वाले हैं, जिसमें से शुरुआती जो 50 किलोमीटर की पटरियां हैं वो बिछाई जा चुकी हैं। ये आप देख पाओगे, इस पे काम चल रहा है, इंस्पेक्शन चल रहा है। और ये शुरुआती 50 किलोमीटर की पटरी जो है, ये 2027 में ओपन भी कर दी जाएगी। ये खुद हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी का कहना है, ये रहा उनका स्टेटमेंट। और बाकी, क्योंकि ये जो 50 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसी 508 किलोमीटर का हिस्सा है, छोटा सा पार्ट है। तो ये जो पूरा पार्ट होने वाला है, यानी मुंबई को अहमदाबाद से सीधा जो जोड़ेंगे हम, जो पूरा कॉरिडोर है, वो 2029 तक तैयार होगा। और ये जो कॉरिडोर तैयार होगा, ये लगभग 508 किलोमीटर के एरिया में हम लोग रेल की पटरी बिछा रहे हैं, जिसमें जो ट्रेन चलने वाली है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रेन चलेगी। तो जो 7 घंटे का रास्ता हुआ करता था, वो 2 घंटे में कवर हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगने वाला है, इसमें कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। वो चैलेंजेस क्या हैं, वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा न्यूज़पेपर का आर्टिकल हुआ। लेकिन अब ये क्वेश्चन आएगा, सर थोड़ा सा लोकेशन हमें दिख जाता तो अच्छा रहता कि ये पटरी बिछ कहाँ पे रही है। तो दोस्तों, ये देख पाओगे, हमारा जो मुंबई वाला मैप है, मुंबई और गुजरात का, दोनों के दोनों कोस्टल स्टेट्स हैं। एक बहुत बड़ा समुद्र का हिस्सा उनके बॉर्डर से लगता है। तो नीचे देख पाओगे, यहाँ पर मुंबई वाले रीजन से ऊपर गुजरात के अहमदाबाद तक सीधा ये पूरा कॉरिडोर बिछने वाला है। इसमें खर्चा लगभग 98,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ के आसपास आ रहा है। 505 से लेकर 508 किलोमीटर की पटरियां होंगी, 320 किलोमीटर प्रति घंटे से ये ट्रेन चलेगी, 7 घंटे का रास्ता 2 घंटे में कवर हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ। लेकिन ये बुलेट ट्रेन बना कौन रहा है? क्या हम खुद से बना रहे हैं? नहीं, ये बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी दोस्तों हमने जापान से ली है। जापान हमारे लिए ये काम करके दे रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं, ये स्टेटमेंट सब कुछ मैंने आपको बता दिए हैं कि 2029 तक मुंबई अहमदाबाद के बीच में ये ट्रेन चल जाएगी। इसकी टॉप स्पीड वगैरह एवरीथिंग, ये सब हमने समझ लिया है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हमारा पार्टनर कौन है? याद रखिएगा प्लीज़, ये हमारा पार्टनर है जापान। और जापान कौन सी टेक्नोलॉजी दे रहा है? शिंकानसेन टेक्नोलॉजी दे रहा है। जापान में जो बुलेट ट्रेन चलती हैं वो शिंकानसेन टेक्नोलॉजी वाली हैं, एक प्रीमियम टेक्नोलॉजी है। तो यही टेक्नोलॉजी जापान हमको प्रोवाइड करवा रहा है। इसमें जापान हमको लाख करोड़ रुपए भी दे रहा है, 1 लाख करोड़ रुपए। लेकिन ये जो पैसा मिल रहा है दोस्तों, ये एक सॉफ्ट लोन के फॉर्म में मिल रहा है, बहुत कम ब्याज के तौर पर। हम आने वाले 50 साल में धीरे धीरे करके जापान को चुकाते रहेंगे। तो ये लोन के प्रोसेस पे काम हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जापान हमको पैसा भी प्रोवाइड करवा रहा है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी कर रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग आज के समय पर ये बना रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा है, वैसे भी सपोर्ट कर रहा है, जिसके माध्यम से आज हम लोग ये जो बुलेट ट्रेन हैं इसको बना पा रहे हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये होगा, सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारी जो इकॉनमी है वो बूस्ट होगी। सिंपल सी बात है, मुंबई सूरत अहमदाबाद कनेक्ट हो पाएंगे। और जो पहले 7 घंटे का रास्ता एक बार इंसान घबरा सकता था कि भाई 7 घंटे हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, वो 2 घंटे का रास्ता हो जाएगा। ट्रेड एक्सपैंड हो पाएगा, है ना। जो टेक्नोलॉजी है जापान की वो हमारे पास में आ रही होगी। हमारा जो इंडियन रेलवे का स्टैंडर्ड्स है वो इंप्रूव हो रहा होगा। बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन होगा तो ढेर सारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। शहर का डेवलपमेंट शुरू होगा। इंडिया हाई स्पीड रेल क्लब में एंटर हो पाएगा, जिसमें आज दुनिया में जापान, चाइना, फ्रांस, यूएसए जैसे देशों को काउंट किया जाता है। इंडिया का नाम उसमें शामिल होगा। समझ रहे हैं कि भारत के अंदर भी एक ऐसी ट्रेन होगी जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे से चल सकेगी। इंडिया का फास्टेस्ट यहाँ पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है ये, समझ गए। तो अभी तो केवल और केवल ये प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगा, लेकिन समय के हिसाब से फ्यूचर प्लानिंग्स हो रही हैं जो, उसके हिसाब से देखोगे तो सरकार का मेन टारगेट है कि ऐसे ही 3 कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे नॉर्थ इंडिया में, एक कॉरिडोर बनाया जाएगा ईस्ट इंडिया में, और एक कॉरिडोर बनाया जाएगा साउथ इंडिया में। जो बुलेट ट्रेन नेटवर्क होगा, ये बुलेट ट्रेन नेटवर्क पूरे हमारे नॉर्थ ईस्ट साउथ को कनेक्ट कर रहा होगा। तो जापान की शिंकानसेन टेक्नोलॉजी है, ध्यान रखना, जिसका हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाए कि भारत की बुलेट ट्रेन बन रही है, तो इसका पहला कॉरिडोर कहाँ पे बनेगा? तो मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ा जाएगा। अब इस कॉरिडोर में पहला सेक्शन कौन सा तैयार हो रहा है? 50 किलोमीटर का ये रेंज है, सूरत से बिलीमोरा को हम लोग जोड़ रहे हैं। और ये कब तक तैयार होगा? 2029 तक तैयार होगा। ये आपके रिवीजन पॉइंटर्स हैं। जापान की कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं? शिंकानसेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। ये काम कैसे हो रहा है? क्या जापान हमें इसमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है? कहोगे बिल्कुल कर रहा है। जापान हमें सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करवा रहा है, उस सॉफ्ट लोन के माध्यम से काम होगा। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी ज़मीन साफ करनी पड़ेगी, वहाँ के पेड़ वगैरह भी हटाने पड़ेंगे, एनवायरमेंटल कॉस्ट आ सकता है। तो ये भी यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल जाती हैं।
ठीक। आई होप आपको यहाँ पर ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। चलिए भाई, आगे सुनिए, आगे क्या मेंशन किया गया है इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल में। तो ठीक है ना दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। आगे सुनिए। तो शिंकानसेन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन ये हो चुका है। प्रोजेक्ट कहाँ पे लग रहा है, जापान की कौन सी टेक्नोलॉजी है, सॉफ्ट लोन लगभग 88,000 करोड़ का है 0.1 इंटरेस्ट पे, जो भारत पे करेगा। लगभग 50 साल में ये हम लोग लोन चुकाएंगे आराम से, धीरे धीरे करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये लोन तो चुकाना है भाई। और जापान इसी के अंतर्गत दोस्तों E10 सीरीज़ के 2 बुलेट ट्रेन हमको गिफ्ट भी करेगा। गुजरात का सेक्शन 2027 तक तैयार हो जाएगा और पूरा कॉरिडोर 2029 तक। बाकी वही सारी अपडेट्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला जो आर्टिकल है दोस्तों, ये ज़्यादातर जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इंपॉर्टेंट होगा। बाद में जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ये हमारे सामने अखबार में दोस्तों आज आर्टिकल पब्लिश हुआ है, क्योंकि आपको पता है संडे में ना साइंस एंड टेक का पेज आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काम का होता है। तो आज के साइंस एंड टेक के पेज पे आपको ये वाला न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, जिसमें बोला जा रहा है कुछ स्टडीज़ हुई हैं। उस स्टडी ने ये पाया है कि जो गंगा नदी है ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है, इसका पानी सूख रहा है। ठीक है, ड्राइंग हो रही है। तो गंगा नदी बहुत तेज़ी से सूख रही है। और अगर पिछले 1300 सालों में अगर हम देखेंगे तो ये जो पिछले 6 से 7 साल निकले हैं ये ज़्यादा भयानक हैं। अब ना गति जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। पानी का नदी अगर सूख जाएगा तो इससे इकॉनमी के ऊपर में असर क्या पड़ेगा। ये गंगा नदी कैसे आज भारत के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करती है, क्योंकि ये बोला जाता है कि पूरा गंगा नदी का जो ये बेसिन है ये लगभग भारत की जीडीपी में 40% का योगदान करता है। अब आप कहोगे एक नदी देश की इकॉनमी में कैसे योगदान दे सकती है? भाई बहुत बड़े लेवल पर हमारे किसानों को सपोर्ट मिलता है, नदी के पानी से सिंचाई चलती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पानी हो गया। इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी नदियों के किनारे लगी हैं जहाँ पे पानी का रिक्वायरमेंट होता है, लाइक स्टील इंडस्ट्री। तो उस इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो देश के ओवरऑल जीडीपी के अंदर में बड़ा योगदान होता है इस नदी का। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि जब ये तेज़ी से सूख रही है तो अब यहाँ पे इसको कैसे डील किया जाए, और ये स्टडी क्या कह रही है, और ये हम कैसे बता सकते हैं कि ये सूख रही है, पहले के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा सूख चुकी है, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले सुनिएगा इस पूरे आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट, कि इस आर्टिकल में क्या बात रखी जा रही है। हमारे जो आईआईटी गांधीनगर और यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना है, ये दो अलग अलग बॉडीज़ हैं। इनके रिसर्चर्स ने मिलकर ये पूरा डेटा पब्लिश किया है। रिपोर्ट का नाम है PNAS। रिपोर्ट में बोला जा रहा है कि पिछले 1300 सालों में, 1300 सालों में अगर आप देखोगे तो आज का जो फेस चल रहा है ये गंगा नदी के लिए ज़्यादा डेंजरस फेस है, क्योंकि गंगा नदी तेज़ी से सूख रही है। गंगा नदी का जब हम इंपॉर्टेंस देखते हैं तो ये नदी एक ऐसी नदी है जो आज 600 मिलियन से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट देती है, जीवन देती है। और इंडिया की जीडीपी में 40% का योगदान है। इस स्टेटमेंट को याद रखिए। ये स्टेटमेंट आपको सीधा सीधा एग्जामिनेशन में देकर क्वेश्चन बना सकता है कि बताओ कौन से नदी का 40% योगदान है भारत की जीडीपी में, तो वो गंगा नदी का योगदान है। एग्रीकल्चर सेक्टर के माध्यम से, इंडस्ट्री के सेक्टर के माध्यम से, और बहुत सारे लोगों का जीवन उस नदी पे चल रहा है। तो ये स्टडी ने कैसे बताया कि नदी सूख रही है? तो इसमें पहला जो मेथड यूज़ किया गया है वो स्ट्रीम फ्लो रिकंस्ट्रक्शन मेथड का यूज़ किया गया है। इसमें हमने क्या देखा है, इस नदी के पास पहले के ज़माने में जो पेड़ हुआ करते थे और अब के ज़माने में जो पेड़ हैं इनमें फ़र्क क्या है। तो बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिला। स्पेशली जो पेड़ की रिंग्स होती हैं उसमें फ़र्क देखने को मिला। अब वो जो रिंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा घनी, उतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है। जो पहले छल्ले इतने ज़्यादा घने और चौड़े हुआ करते थे। तो कहोगे रिंग्स क्या है और इसका मतलब क्या है? भाई नदी के किनारे मान लो ऐसा हमको एक पेड़ मिला। इस पेड़ को अगर आप काट दोगे बीच में से तो ये काटने के बाद में ऐसे गोल 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 ये छल्ले दिखाई देते हैं। तो पहले ना ये छल्ले बहुत ज़्यादा घने हुआ करते थे, ज़्यादा घने होने के साथ साथ ज़्यादा चौड़े हुआ करते थे, जो दर्शाते थे पेड़ की हेल्थ को, कि पेड़ की हेल्थ बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि नदी के पास का पानी से बहुत ज़्यादा नमी मिलती थी इसकी जड़ों को। नमी से यहाँ पर ये पेड़ बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत लंबे चौड़े ग्रो हुआ करते थे। और इनकी पेड़ों के बीच में जो रिंग्स हैं, ये जो छल्ले हैं, ये ज़्यादा चौड़े, ज़्यादा घने हुआ करते थे। लेकिन अब दोस्तों आप देख पाओगे सिचुएशन क्या है कि करंट समय पर इन पेड़ों के छल्ले बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, बहुत पतले हो चुके हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। तो पहला तो रीज़न यहाँ पर यह है कि इस मेथड के हिसाब से पता चल रहा है कि भाई एक बड़ा डिज़ास्टर करंट समय पर गंगा नदी फेस कर रही है। फिर दूसरी रिपोर्ट ये कहती है कि 1990 से अगर हम अभी तक देखेंगे तो मल्टी ईयर ड्राफ्ट्स आए हैं, और जो लगातार यहाँ पे सूखी पड़ रही है नदी, ये ज़्यादा डेंजरस है पहले के कंपैरिजन में।
2004 से 10 के बीच में भी एक सूखाई पने का दौर आया था, जो पिछले 1300 सालों में सबसे बदतर था। और अब ये दौर वापस से पिछले 7 सालों में देखने को मिल रहा है, जो और भी डेंजरस है। क्योंकि प्रेजेंट ड्राउट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया ना, 4 से 7 साल जो ये अभी की बात कर रहे हैं हम, यानी लगभग कह सकते हो कि 2016-17 के बाद से अब का जो सिचुएशन है काफ़ी डेंजरस है। पिछले मिलेनियम मतलब पिछले 1000 सालों में ये फेस बहुत डेंजरस चल रहा है हमारे गंगा नदी के लिए। आप कहोगे रीज़न क्या है? कारण क्या है? तो कारण यह है कि सबसे पहली बात, आज के समय के हमारे समर मॉनसून बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। हमारे समुद्र बहुत गर्म हो रहे हैं, प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर नदी का पानी भी सूख रहा है। दूसरा, ग्राउंड वाटर पंपिंग, लगातार आसपास के जगहों से ज़मीन के अंदर से बहुत ज़्यादा पानी निकाला जा रहा है सिंचाइयों के लिए, जिससे वाटर लेवल डाउन जा रहा है। पानी का इस्तेमाल मतलब अर्बनाइजेशन, क्योंकि अब शहरीकरण बढ़ेगा, पानी का यूज़ लगातार बढ़ रहा है। सिंचाई के लिए यहाँ पर इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वेस्ट वाटर भी इंक्लूड हो रहा है। कि मतलब कई बार बहुत एक्स्ट्रा पानी यूज़ कर दिया जाता है, जिससे कि जितना ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी उस खेत को। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से पानी का जो नदी का पानी है वो लगातार कम हो रहा है। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इंडिया को अब क्या करना है। इंडिया को वाटर मैनेजमेंट करना है, कि हम पानी को सही तरीके से मैनेज कर सकें। क्योंकि ये जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, पानी का नदी का पानी यहाँ पर कम हो रहा है, ये सारे के सारे कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर बताया जा रहा है, और कुछ यहाँ पे भविष्यवाणी भी की जा रही है। तो फिलहाल के लिए हमें ज़्यादा बड़ी अप्रोच हमारे लिए ये रहेगा कि हम अभी से ही गंगा नदी का जो पानी है इसका मैनेजमेंट करना सही तरीके से शुरू कर दें। क्योंकि अगर गंगा नदी का पानी बहुत ज़्यादा सूख जाता है तो इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर, और वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट। कौन सा नेगेटिव इम्पैक्ट? पहला है वाटर सिक्योरिटी। भाई, इससे पीने का पानी की कमी हो जाएगी, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाएगा, इंडस्ट्रीज़ को पानी नहीं मिल पाएगा। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्पैक्ट पड़ेगा। गंगा बेसिन, मैंने आपको बताया ना, भारत का माना जाता है खाने का, अनाज का कटोरा है। इंडिया को जो ये अनाज मिलता है ना, चाहे वो चावल है, गेहूँ है, गन्ना है, वो गंगा नदी से पानी आता है सिंचाई के लिए, तभी यहाँ पर ये फसल प्रोड्यूस हो पाती हैं। फिर बात आती है एनर्जी की, तो एनर्जी में हाइड्रो पावर अफेक्ट होता है। फिर बात आती है क्लाइमेट अडेप्टेशन की, तो क्लाइमेट अडेप्टेशन के अंदर में हमको ज़्यादा बेटर मैनेजमेंट चाहिए होगा। फिर बात आती है पॉलिसी चैलेंज की। पॉलिसी चैलेंज में आज हम लोग ज़्यादा बढ़िया पॉलिसीज़ को लेकर नहीं चल पा रहे हैं, और भविष्य में भी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हमारी नीतियों पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, ग्राउंड रियलिटीज़ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, अगर हम सही तरीके से पानी की नदी को सुधारते नहीं हैं तो। क्योंकि ओवरऑल आपकी देश की जीडीपी के अंदर, आपके देश की इकॉनमी के अंदर में 40% के आसपास योगदान होना किसी नदी का, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमें इसमें सुधार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रिवीजन पॉइंटर्स हो गए। फाइनली यहाँ पर अब मैंने आपको अलग से भी एक डेटा दिया है। जो बातें मैंने आपको बताई वो तो सारी की सारी न्यूज़पेपर की स्टडी हो गई। अब जो एक्स्ट्रा डिटेल्स आपके सामने प्रेजेंट है दोस्तों, वो है गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो गंगा नदी कहाँ से बहती है, हम इसको गंगा कैसे कहते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। गंगा नदी की जो टोटल लेंथ है वो लगभग 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड से बहती हुई आती है और बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में आकर गिर जाती है। तो ये नदी का पूरा डिस्टेंस एक लॉन्गेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे बोला जाता है। 600 मिलियन से ज़्यादा लोगों को ये सपोर्ट करती है। भारत के अंदर 40% जीडीपी से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देती है। जो इंडियन सिविलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, इसमें एक बड़ा रोल, एक बहुत ज़्यादा पवित्र नदी माना जाता है गंगा नदी को। गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? कहोगे बताया तो उत्तराखंड से, नहीं। उत्तराखंड में एक जगह है गौमुख, और गौमुख में जो पहाड़ियाँ हैं, ठंडी पहाड़ियाँ, गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से ही दोस्तों ये नदी बनकर आती है। और जब ये नदी बनकर आती है तो उसको हम लोग भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। गंगा नहीं कहते हैं, भागीरथी कहते हैं। और एक बात और, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, बताओ गंगा नदी कहाँ से बनकर आ रही है? गंगा नदी कहीं से बनकर नहीं आती। गंगा नदी का ओरिजिन कहीं से नहीं हो रहा है, ये तो नाम चेंज होता है। कैसे नाम चेंज होता है सुनिएगा। जैसे आज हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपने तीर्थ स्थल की, तो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। ये छोटा चार धाम है, ठीक है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। बद्रीनाथ से एक नदी आती है जिस नदी का नाम है अलकनंदा, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएगा। बद्रीनाथ से जो नदी निकलती है यह है अलकनंदा, ये नाम भी लिखा होगा। अब अलकनंदा में छोटी छोटी नदियाँ आकर बीच बीच में मिलती रहती हैं, जो सहायक नदियाँ कहलाती हैं अलकनंदा की। और जब भी दो नदियों का बीच में एक मिलन होता है तो इस कॉन्फ्लुएंस को हम बोलते हैं प्रयाग। क्या बोलते हैं? प्रयाग। अब जहाँ जहाँ पे मिलन हो रहा है उसको अलग अलग नाम से हम लोग बना देते हैं, जिससे अलग अलग नाम बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बद्रीनाथ से ये नदी निकली है अलकनंदा, और ये धौली गंगा बगल से निकल कर आ रही है, दोनों जहाँ पे मिलती हैं ये एक प्रयाग बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग।
अब एक कंडीशन और आती है यहाँ पे लॉ के हिसाब से, दो नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं, मिलने के बाद में फिर से ये जब ये आगे बढ़ती हैं सिंगल नदी बन के, तो इनका नाम कैसे डिफाइन होता है? नाम ऐसे डिफाइन होता है कि मान लो जैसे अलकनंदा यहाँ से आई, धौली गंगा यहाँ से आई, दोनों मिल गई। इन दोनों नदियों में जो सबसे ज़्यादा गहरी नदी होगी, है ना, उसी का नाम आगे कंटिन्यू होगा। तो जैसे अलकनंदा यहाँ पे ज़्यादा गहरी है, तो आगे जब ये नदी बड़ी है तो अलकनंदा ही नाम कंटिन्यू रखा गया है। अब मान लो धौली गंगा ज़्यादा गहरी होती तो ये जो नाम है धौली गंगा रखा जाता इस नदी का, समझ गए? वैसे दो नदियाँ मिल रही हैं, दोनों नदियाँ मिलने के बाद भी अलकनंदा कह रहे हैं। तो जो गहरी होती है, जो मिलन हो रहा है नदी का, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गहरी नदी होती है उसी का नाम आगे कंटिन्यू होता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, मान लो दोनों नदियों की गहराई अगर बराबर है, तो दोनों नदियों में कोई ज़्यादा गहरी नहीं है, दोनों बराबर हैं, तब क्या होगा? तब एक डिफरेंट नाम रखा जाता है, तब एक डिफरेंट नाम रखा जाता है। जैसे भागीरथी और अलकनंदा जब मिलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। तो अलकनंदा तब हम थे, यहाँ पे आज से बढ़ते रहे, तो भाई यहाँ पे नंदाकिनी रिवर आती है, ये भी अलकनंदा में मिल जाती है। तो जहाँ पे ये कॉन्फ्लुएंस बना, इसको नंद प्रयाग बोलते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये जो जगह है ये नंद प्रयाग बन गई है दोस्तों। और याद रखिएगा ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो नंद प्रयाग बना है यहाँ पर भी अलकनंदा ज़्यादा गहरी है, इसलिए आगे बढ़ती चला जाता है। तो इसका नाम अभी भी अलकनंदा है। फिर दोस्तों पिंदेर गंगा आके इसमें मिलती है, अभी भी अलकनंदा गहरी है। फिर आगे बढ़ो, पिंदेर गंगा जहाँ पे मिलती है वहाँ पे कर्ण प्रयाग बनता है। फिर आगे बढ़ते रहेंगे, यहीं पर ऊपर केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर आती है, तो मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पे मिलते हैं इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। अब ये जो यहाँ पर रुद्रप्रयाग वाला रीजन है, यहाँ पर भी अलकनंदा ही गहरी है। तो भाई आगे बढ़ते रह गई, तब नाम अलकनंदा ही चल रहा है। अब ऊपर से देखोगे, बगल से गंगोत्री से भागीरथी रिवर निकल कर आती है ना? ये कहाँ से निकल कर आ रही है? जो गंगोत्री ग्लेशियर है ना, वहीं जहाँ की हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी बनकर आती है ये नदी, इसका नाम भागीरथी है पहले। तो ये भागीरथी भी आकर अलकनंदा में मिलती है। तो अलकनंदा और भागीरथी जिस मेल पर मिलते हैं, ये जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, बहुत पवित्र माना जाता है। जो दो नदियां हैं इसको हम देवप्रयाग कहते हैं। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां आकर मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। अब क्या है, यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये आ गया कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों की गहराई बराबर है। तो यहाँ से बनकर जो नदी निकल कर आती है दोस्तों, ये जो तीसरी नदी यहाँ से फॉर्म होती है, अब इसका नाम रख देते हैं गंगा रिवर। तो गंगा नदी यहाँ पर एग्जैक्टली गंगोत्री ग्लेशियर से नहीं आ रही है, गंगोत्री से जो आ रही है वो भागीरथी है। भागीरथी अलकनंदा जहाँ पे मिलते हैं वहीं से गंगा नदी हमारी बन जाती है। आई होप अब आपको ये जो ओरिजिन है गंगा नदी का वो समझ में आ चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे की बात सुनिए। अब जितने भी प्रयाग है वो मैंने आपको बता दिया। विष्णु प्रयाग कौन सी नदी से मिलकर बनते हैं? कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और इसी में ही जो हमारा देव प्रयाग है, देव प्रयाग अलकनंदा भागीरथी को मिला देते हैं तब बनता है, यहीं से यहाँ पर गंगा नदी बनकर आती है। ठीक है, फिर ये गंगा नदी यहाँ पर बहती है हमारे साउथ ईस्ट में बहती है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से होते हुए सीधा बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब जो गंगा नदी है दोस्तों, इसमें छोटी छोटी नदियां आकर इसमें मिल जाती हैं, जिसको बोलते हैं सहायक नदी। तो लेफ्ट साइड से भी मिलती हैं, राइट साइड से मिलती हैं। मैंने एक बहुत अच्छा चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, मतलब मैंने नहीं किया हुआ है, ये इंटरनेट पे अवेलेबल था तो मैंने लगा दिया। जब भी आपको गंगा नदी के बारे में कुछ पूछा जाए तो प्लीज़ मेंस में अपना ये चार्ट ड्रॉ करना मत भूलना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो गंगा नदी यहाँ पर ये आ रही है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारी गंगा रिवर है ना? अब जो ये गंगा रिवर है, इसमें ऊपर से जो नदियाँ मिल रही हैं, नीचे से नदियाँ मिल रही हैं, ये सारी इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, उल्टे हाथ से जो भी नदियाँ मिल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देख पाओगे ये सारी नदियाँ हैं, ये उल्टे हाथ में मिल रही हैं, घाघरा, कोसी, गंडक, है ना? कोसी नदी जो है इसको कई बार हम क्या बोलते हैं? सौरो ऑफ बिहार। बिहार की एक सबसे बड़ा दुख है। क्यों? क्योंकि जब कोसी नदी में पानी का स्तर बढ़ता है तो बिहार में बाढ़ लेकर आती है। तो कोसी नदी को हम क्या बोलते हैं? कई बार याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। और जो दामोदर नदी है उसको सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। अब ये डीवीसी प्रोजेक्ट को यहाँ पर ये नदी सौंप दी गई है। तो ये आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, जितनी भी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है, प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो उल्टे हाथ से यहाँ पर नदियाँ मिल रही हैं गंगा नदी में, वो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं इसकी। और वो कौन कौन सी हैं? इसमें घाघरा है, ठीक है, ये आप देख पाओगे, घाघरा है, गंडक है, कोसी है ना, महानंदा है, गोमती है, रामगंगा है। ये सारी नदियां जो आकर मिलती हैं लेफ्ट बैंक से मिल रही हैं। राइट बैंक यानी सीधे हाथ से जो मिलने वाली नदियां हैं, राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, इसमें यमुना भी गंगा में आकर मिलती है, तो यमुना पहली है। उसके अलावा सोन है ना, फिर उसके बाद दामोदर है, हुगली है। ये सारी रिवर्स आपको देखने को मिल जाती हैं जो हमारे गंगा नदी की राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बन जाए कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप कहोगे यमुना।
यमुना एक लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी है गंगा की, जो बेसिकली प्रयागराज में मिलती है, जहाँ पे अगेन एक संगम बनता है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। तो गंगा नदी की लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज ये मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन कर दी हैं लिखित में भी, तो आराम से इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा। स्पेशल नोट आपको दिए गए हैं, एक छोटा सा रिविजन पॉइंट है, प्लीज़ इस रिविजन पॉइंट पे भी ध्यान दीजिएगा। जो भी बातें मैंने आपको गंगा रिवर के बारे में बताई हैं वो सारी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं एक छोटे से रिवीजन के फॉर्मेट में। चलिए दोस्तों, अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। और इस पर बढ़ने से पहले यार मेक श्योर करो, वीडियो पे लाइक का बटन है, प्लीज़ आप लोग उसको प्रेस कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको ये करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलते हैं। नाउ अगला आर्टिकल बात करता है दुगोंग सी काओ के बारे में। आज के न्यूज़पेपर में ये आखिरी पेज पर आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको बिल्कुल भी किसी भी हालात में छोड़ना नहीं है। दुगोंग है, दुगोंग ये एक क्या है, सी मैमल है, समुद्र में पाया जाने वाला जीव है। इसको कई बार हम सी काओ कहते हैं। क्या बोलते हैं, सी काओ, क्योंकि समुद्र के अंदर में ये घास वगैरह चरने का काम करता है, ठीक है, ग्रास वगैरह खाता है। तो एक्चुअली में देखोगे ये जो रिपोर्ट है या ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल क्या कहता है, ये आर्टिकल कहता है कि भाई हमने इस दुगोंग को यानी सी काओ को बचाने के लिए जो पाक बे वाला रीजन है, यानी भारत और श्रीलंका के बीच वाला हिस्सा, इसमें इनको प्रोटेक्शन देने के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट शुरू करे गए थे, जो कि सक्सेसफुल रहे हैं। क्योंकि आज के समय पर ये जो दुगोंग हैं इनके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, इनके नंबर्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। अब हमें आने वाले समय पर बहुत कुछ और भी करने की ज़रूरत है, ताकि हम इनको फुल प्रोटेक्शन दे सकें, इन सी काओ को फुल प्रोटेक्शन दे सकें। तो ये आपके न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सुनिएगा मेरी इंपॉर्टेंट बातों को। सबसे पहले इस आर्टिकल के कुछ बेसिक्स कह लो या फिर इसको कह लो प्रीलिम्स पॉइंटर। प्रीलिम्स में यही बेसिक बातें हैं जो आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। दुगोंग, इसका आयुसेन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल कैटेगरी में है, थोड़ा बहुत खतरे में आपको ये प्रजाति देखने को मिल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया के अंदर में देखोगे तो रीजनली एंडेंजर्ड है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में कवर किया गया है, हाई प्रोटेक्शन दी गई है। इसका यूनिक फीचर क्या है कि भारत के अंदर में ये इकलौता मैरीन मैमल है। भारत में एक ऐसा जीव है, समुद्री जीव, जो स्पेशली घासें खाने का काम करता है। इसका जो लाइफ स्पैन है 70 साल है, 70 साल तक ये जीता है। अब ये इंडिया में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही एक बार कोरल्स के बारे में पूछ लिया गया था कि बताओ भारत में कोरल्स कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना, चेक कर लेना, प्रश्न पूछा गया है। तो जब हम दुगोंग की बात करते हैं तो दुगोंग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, गल्फ ऑफ मन्नर में, पाक बे में, गल्फ ऑफ कच्छ में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला रेंज है दोस्तों, ये जगह है जहाँ जहाँ पर ये सी दुगोंग या सी काओ पाया जाता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, मतलब ये जो जीवन इनका चलता है वो घासों पे चलता है, इस घास सबसे ज़्यादा खाते हैं। और एक बात और देखिएगा, ये पर्टिकुलर एक फ़ोटो है, जिस फोटो के अंदर में मेंशन किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पर डुगोंग की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा प्रजाति इनकी यहीं पर देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इकोलॉजिकल रोल की बात करेंगे तो कई बार बोला जाता है जो दुगोंग है ये फार्मर्स ऑफ द सी हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ समुद्र का किसान किसे कहते हैं, फार्मर्स ऑफ द सी किसे कहते हैं, तो वो दुगोंग को कहते हैं। क्योंकि दुगोंग क्या करता है, घासों की कटाई भी कर रहा होता है, घासें बढ़ती हैं, घासों की कटाई करता है ना, और फिर घासें फिर से उगती हैं हेल्दी तरीके से, क्योंकि घासें ये लोग खाते रहते हैं। तो ये एक तरीका जो है वो चलता रहता है। और जो हर एक दुगोंग है, आप इमेजिन करो, एक दुगोंग एक दिन में 30 से लेकर 40 किलोग्राम के आसपास घास खाता है, 30 से 40 किलोग्राम घास खाता है एक दिन के अंदर में, ठीक है। और ये 3 मीटर तक ग्रो कर सकते हैं, इनका एक का वजन लगभग 300 किलोग्राम के आसपास हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दुनिया में कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, इस बात को लिख लीजिएगा। बाकी इंडिया के अंदर में गल्फ ऑफ मन्नर, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ, इन सब जगह पे इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है। अब बात आती है कंजर्वेशन की, भारत में हमने इनको किस तरीके से प्रोटेक्शन दी है। प्रोटेक्शन इसलिए दी है क्योंकि इंडिया में दोस्तों ये प्रजाति काफ़ी खतरे में है, और हमने इंडिया में पहला ये जो रिजर्व है वो बनाया, दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, भारत का पहला दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे बनाया गया है, तमिलनाडु के अंदर पाक बे में बनाया गया है, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए। ये भारत का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है, प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ, इस बात को याद रखिएगा। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको प्रोटेक्शन देने की बात होती है। अब ये इंडिया में सी ग्रास खाने का काम करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं पड़ना है, ठीक है। मैं आपको कुछ लोकेशंस दिखाता हूँ। एक फ़ोटो अपने पास में और था यार, एक फ़ोटो और था, वो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, वेट 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 भाई, मुझे लग रहा है वो फ़ोटो नहीं है। कोई अच्छा, 3 ही तो हैं, 3 फ़ोटोज़ तो लगाए थे, ठीक है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों दुगोंग के बारे में। बाकी मैंने आपको बता दिया दुगोंग क्या प्रजाति है,
आज इनको खतरा क्या है, लीगल तरीके से कई बार हंटिंग हो जाती है, प्रदूषण बढ़ रहा है समुद्र में तो उससे इनको खतरा है, कई बार ये नाव जहाज़ से टकरा जाते हैं तो वो बहुत बड़ा खतरा है। तो प्रीलिम्स के लिए रिवीजन करने के लिए यहाँ पर ये बेसिक से पॉइंट हैं, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा कि दुगोंग को सी काऊ भी कहते हैं। इकलौता हर्बीवोर मैरीन मैमल है, समुद्र के अंदर पाया जाने वाला जीव है और IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में है, भारत में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। स्केड्यूल 1 में प्रोटेक्शन दी गई है। यह गल्फ़ ऑफ मन्नार, पाक बे और गल्फ़ ऑफ कच्छ में पाया जाता है। पाक बे में ही दोस्तों भारत का पहला दुगोंग को बचाने के लिए कंजर्वेशन रिजर्व ओपन किया गया है। इसको फार्मर ऑफ द सी कहते हैं। दैट्स इट। कंजर्वेशन की बात हो रही थी तो पाक बे दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व देखने को मिलेगा, इंडिया का पहला कंजर्वेशन रिजर्व। अब देखिए यूपीएससी ने 2015 में यहाँ से ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2015 में प्रश्न क्या बना हुआ है? प्रश्न यह है विद रेफरेंस टू दुगोंग। दुगोंग के रेफरेंस में यहाँ पे बोला जा रहा है ये एक मैमल है जो भारत में पाया जाता है। इस मैमल को लेकर बताओ तीनों में से कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है ये एक हर्बीवोर मैरीन एनिमल है। दूसरा कहता है कि ये पाया जाता है भारत के सभी कोस्टल रीजन में। तीसरा कहता है कि इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में स्केड्यूल 1 में कवर किया गया है। तो आप कहोगे सर ये थर्ड वाला तो सही है क्योंकि स्केड्यूल 1 में जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था। और पहला वाला भी सही है कि ये हर्बीवोर मैरीन एनिमल है, यानी कि समुद्री जीव जो स्पेशली घास खाने का काम करता है। सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। ये कहता है भारत के सभी कोस्टल रीजन में पाया जाता है। नहीं, सभी तट के किनारे नहीं मिलता, कुछ ही सीमित तट के किनारे यहाँ पर ये मिलता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार आइलैंड, पाक में। बाकी तट तो भारत का बहुत बड़ा है भाई, है ना। भारत बहुत बड़ी बाउंड्री को समुद्र के साथ में शेयर करता है, तो सभी जगह पे नहीं पाया जाता, कुछ ही रीजन्स में पाया जाता है। ये 2015 का क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है डिफरेंट तरीके से, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इसका कुछ हैबिट वगैरह पूछा जा सकता है या कब तक ये जीते हैं। इनका 70 साल का लाइफ स्पैन होता है, ध्यान रखिएगा। जो रिप्रोडक्शन रेट होता है इनका बहुत स्लो होता है। जो एक बच्चे देने का समय होता है वो लगभग 1 ईयर का होता है। ठीक है, तो ये कुछ इनके बेसिक फैक्ट्स हैं, या फिर कह सकते हैं फार्मर्स ऑफ द सी। ये जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा सीधा मेंशन कर दी जाएगी। ठीक, तो ये है दोस्तों आज का न्यूज़पेपर सेशन। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि आज के सेशन में कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी ये पीडीएफ्स आपको पेड ग्रुप में मिलेंगे, ज्वाइन कर सकते हैं। ये 499 में है ग्रुप, आराम से ज्वाइन कीजिए, मस्त एंजॉय कीजिए ना। इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।